आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, इसलिए आप लोग परिश्रम करने से कभी ना भागें। जितना परिश्रम करेंगे पढ़ाई में उतना ही आपका लक्ष्य आपके करीब आएगा, आप सफल होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, शेड्यूल लगाया था मैंने 4 बजे की क्लास की। मैंने सोचा था कि लाइव आके क्वेश्चन आप सब लोगों से जो सॉल्व कराऊंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग आंसर देंगे और अच्छा लगेगा। लेकिन मैं क्या करूं, सेटिंग नहीं हो पा रही थी। कब से मैं सेटिंग कर रही हूं, नहीं हो रहा था। नेहा जी, आई एम रियली सॉरी, आप लाइव थी, स्क्रीन भी छोटा दिख रहा था, मैंने देखा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम लाइव होंगी। पहले मैं सेटिंग जो है देख लूँ। पहली बार लाइव हो रही थी तो मुझे पता नहीं था सेटिंग जो है किसी ने किया था, तो बाद में हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट पहला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के जो हमने कंटेंट पढ़ाया था, मैंने बोला था जितना पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो वही है, आज का प्रैक्टिस सेट पहला है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कुछ प्रश्न जो है मैंने अलग से भी लिए हैं ताकि आप लोगों को जो है अलग से भी कुछ क्वेश्चन जो है पता रहे आप लोगों को। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन ना मालूम हो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और कुछ फ्रेंड्स होंगे जो अभी नया तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए नए क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वो रिवीजन के तौर पे जो है प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने, कमरुद्दीन ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक गाथा को सूत्रबद्ध यानी एक सूत्र में बांधने के रूप में स्पष्ट रूप से यह काम जो है किसने किया था? पहला क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गारसा दत्तासी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गारसा दत्तासी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गारसा दत्तासी जो है फ्रांस के रहने वाले थे। गारसा दत्तासी फ्रांस के रहने वाले थे और ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। गारसा दत्तासी इंग्लैंड में विश्व भाषा की विशेषता पर शोध कर रहे थे। किस भाषा पे? विश्व भाषा की विशेषता पर जो है शोध कर रहे थे। उसी समय इन्हें भारत में उर्दू का अध्यापक नियुक्त किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर पूछता है कि गारसा दत्तासी किस भाषा पे शोध किए थे, तो विश्व भाषा पे। उसी समय इन्हें भारत में उर्दू के अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिली थी। आगे देखते हैं। गारसा दत्तासी का ग्रंथ का नाम क्या है? गारसा दत्तासी का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी, तजकीरा ई सुअरा ई हिंदी, हिंदुई साहित्य का इतिहास। राइट आंसर क्या होगा? तो आज जैसा कि आप सब जानते होंगे, राइट आंसर हमारा है गारसा दत्तासी का ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या उर्दू भाषा में? किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंच भाषा में, क्योंकि गारसा दत्तासी जो थे फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, तजकीरा असवराई हिंदी के लेखक कौन हैं? ये तजकीरा असवराई है। तजकीरा असवराई हिंदी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा मौलवी कमरुद्दीन। तजकीरा असवराई ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मौलवी कमरुद्दीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी और उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में
हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में सिर्फ उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या सी है तज़किरा शुराई हिंदी, डी ऑप्शन है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो राइट आंसर हो जाएगा तज़किरा शुराई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में ही है तज़किरा, तो यहाँ से जो है स्पष्ट होता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा तज़किरा शुराई। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो है किस ग्रंथ को नींव का पत्थर माना गया है, ये प्रश्न है। किस ग्रंथ को नींव का पत्थर कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन का ग्रंथ है। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रहकार कौन है? ये क्वेश्चन है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसे माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम वित्त संग्रह माना है इनके ग्रंथ को। और सबसे भारी वृत्त संग्रह किसे कहा है? भारी वृत्त संग्रह मिस्र बंधु के ग्रंथ को नहीं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो उनका ग्रंथ है उसके ग्रंथ को जो है भारी वित्त संग्रह, और सबसे बड़ा भारी वित्त संग्रह मिस्र बंधुओं के ग्रंथ को माना है। ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वृत्त संग्रह में कौन कौन से कवि आते हैं? पहले शिव से सेंगर आएंगे, फिर ग्रियर्सन आएंगे, उसके बाद मिस्र बंधु आएंगे। ये 3 लोग आते हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण का मूल्यांकन किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन जो है किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ मानी गई हैं? 2, 3, यहाँ पे 4 या 6? ऑप्शन नीचे है, आप लोग यहीं से उत्तर दे सकते हैं। 2, 3, 4, 6 राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 पद्धतियाँ मानी गई हैं। वर्णाक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति वर्णाक्रम कालानुक्रम पद्धति, और चौथा है परंपरावादी पद्धति। ये 4 पद्धतियाँ मानी गई हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? शिव सिंह सेंगर यहाँ पर रहेगा, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी ने। इनमें से सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी थी? गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में नहीं, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, फ्रेंच भाषा में होगा। मुझे जॉर्ज ग्रियर्सन दिमाग में थे तो मैंने जो है डी ऑप्शन लगा दिया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं।
इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। मैं क्वेश्चन को इसका आंसर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है, तो आप लोगों को भी सोचने के लिए थोड़ा सा चाहिए ना टाइम, आप लोगों को पहले आंसर मालूम हो जाएगा। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जहाँ एक्सप्लेन करने की बात आएगी वहाँ मैं बताऊँगी। आगे देखते हैं। इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष क्या है? इनमें से इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी। प्रथम इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी जो है उसका प्रथम से लेकर तृतीय भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी से 1847 ईस्वी में। आगे देखते हैं। इसका जो द्वितीय संस्करण आया था, दूसरा सेकेंड जो संस्करण आया था इसका दूसरा संस्करण जो आया था उसका प्रकाशन वर्ष, उसको जो है 3 भागों में, 3 भाग थे उसके, 3 भागों में विभक्त था। अब प्रकाशन वर्ष जो हो उसका 1847 में हुआ था। 1847 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, जो द्वितीय संस्करण था। इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी जो पुस्तक थी उसके द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त था और उसका प्रकाशन वर्ष 1847 में हुआ। 1847 नहीं, 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गारसद तासी की पुस्तक इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी कहाँ मुद्रित हुई थी? ब्रिटेन में, जापान में, इंग्लैंड में या पेरिस में? गारसद तासी की पुस्तक इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी कहाँ मुद्रित हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस से। अगला प्रश्न है, गारसद तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? गारसद तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी, उसमें कितने कुल कवियों का जो है संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, कुल कितने कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा 738 कवि हैं। अगला प्रश्न है, गारसद तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या कितनी है? तो 738। उसमें जो है हिंदी के कितने कवि हैं ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 72। अगला प्रश्न है, हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। जो गारसद तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द लाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1952 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य के विकास का, गणपत चंद्र गुप्त की रचना हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास का, या हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1888 में हुआ था। अगला प्रश्न है,
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नहीं साहित्यिक ग्रंथ किसने माना है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, मिस्र बंधु विनोद को, शिव सिंह सरोज को, या हिंदी साहित्य के इतिहास? राइट आंसर इनमें से क्या होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव सिंह सरोज को। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? इस्तवार दलाल तृतीय एंदु हिंदुस्तानी से, मिस्र बंधु विनोद से, शिव सिंह सरोज से, या तज़किरा असूराई हिंदी से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव सिंह सरोज से। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 951, 1000, 652 या 750? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए होगा। यहाँ पे 951 नहीं है, 952 है। 952, कहीं कहीं पे 951 देखा जाता है, मिलता है, लेकिन राइट आंसर हमारा यही होगा, 952 कवि। अगला प्रश्न है, हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? यहाँ पे एक कथन है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिस सेट में लिया है इसको। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का। आगे देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सका, ये बताना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन पाया, क्योंकि राइट आंसर हमारा डी है इसका, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से कवि हैं जो मिस्र बंधु विनोद में सम्मिलित नहीं हैं? तो राइट आंसर होगा इसका कृष्ण बिहारी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी ये 3 राइट है। श्याम बिहारी, श्याम सुख और गणेश, ये तीनों भाई हैं, इनकी जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 5, 4, 3 या 2? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र बंधु का ग्रंथ है ये हिंदी नवरत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910। इसका प्रकाशन वर्ष है 1910। ये जो ग्रंथ है मिस्र बंधुओं ने, इनकी जो रचना है मिस्र बंधु विनोद, इससे पहले इन्होंने इसका जो है लेखन कार्य शुरू कर दिया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इस्तवार द लाल लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। राइट आंसर क्या होगा? पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला प्रश्न देखते हैं। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा किससे मिली थी? वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंद दास, चित स्वामी या सूरदास? राइट आंसर ए हो जाएगा, पंडित राधाचरण गोस्वामी जी से। अगला प्रश्न है। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिंदी साहित्य का विकास नाम से। अगला प्रश्न, इसका हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष, चलिए आगे क्वेश्चन है उसका देखते हैं अभी। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? आगे क्वेश्चन था तभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो है सबसे सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रांतिकारी कदम सबसे पहले क्या था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और पूर्व पीठिका के रूप में जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिद्धों और योगियों की रचनाएं। सिद्धों और योगियों की रचनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर होगा भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? अगला क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर वासराय का, शिव सिंह सेंगर का, महेश दत्त शुक्ल का या किशोरी लाल गुप्त का? भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है ये भाषा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 5, 2, 3 या 4? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 भागों में। मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभक्त है। पहले से लेकर जो उसका तृतीय भाग है वो 1913 में प्रकाशित हुआ था, और चतुर्थ भाग
इसका जो चतुर्थ भाग है, चतुर्थ भाग का प्रकाशन जो है 1934 में हुआ था। और कुल कवि कितने हैं इनमें? मिश्र बंधु विनोद में कुल कवि कितने हैं? कवियों की संख्या है 4500। कुल कवि कितने हैं? तो 4591 कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? मिश्र बंधु विनोद में, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, हिंदी शब्द सागर में, या तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में। और चतुर्थ भाग का कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बंधु रहेगा, बहुत लिखा हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? मिश्र बंधु विनोद में कितने कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4551 कवि। अगर टोटल पूछता है तो 5000 भी यहाँ पे माना गया है, 5000। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया था, जितना पेज था उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिया था। और एक आध एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है जो अलग से मैंने लिया था किसी और बुक से, जो आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फ्रेंड मेरे से जुड़े हैं मेरे चैनल से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है शेयर कर दिया करिए, क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। हाँ, अगर कोई कमी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं उस कमी को जो है सुधार करूँगी। ठीक है, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूँगी, है ना। सीखने सिखाने एक गुरु और शिष्य जैसे मैं अपने आप को गुरु नहीं मानती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ सीखूँगी, आप लोग मेरे से कुछ सीखेंगे। सीखने सिखाने का जो है ये प्रक्रिया हमारी जो है चलती रहेगी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपनी पढ़ाई जो है मेहनत से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा सेकेंड क्लास होगा, जो कंटेंट के माध्यम से जो है हम सेकेंड क्लास को हम कल की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।